नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जितनी कमज़ोर मोदी सरकार आज की तारीख में दिख रही है, इतनी कमज़ोर ये सरकार 11 साल में पहले कभी नहीं दिखी। और शायद इसीलिए विपक्ष यानी टीम राहुल गांधी हावी होते जा रहे हैं सरकार पर। इतना हावी हो रहे हैं कि संसद बार बार ठप हो रही है। उधर जो ट्रंप हैं, जितना अपमान और जितना नुकसान ट्रंप ने किया है पिछले कुछ महीनों में इस देश का, उतना डैमेज किसी भी नेता ने दुनिया के आज तक भारत का नहीं किया। और अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो स्थिति और भी ज़्यादा भयानक है। और सवाल ये भी है कि बैसाखियों पर चल रही ये सरकार कितने दिन और चलेगी। मोदी से कोई दुर्घटना घटी, बैसाखी हटी। और अगर आगे चलकर बिहार निकल गया, बंगाल निकल गया या फिर यूपी निकल गया तो आगे क्या होने जा रहा है। और अगर सरकार वाकई कमजोर हो रही है तो क्या मोदी जी डूबते जा रहे हैं। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि मोदी सरकार में मोदी के अलावा किसी और की हैसियत नहीं है। वो चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या फिर नितिन गडकरी हो या फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, हैसियत किसी की नहीं है। सब कुछ मोदी ही है। लेकिन मोदी के सिस्टम में फिर भी 3 लोग हैं जिनके मायने हैं। नंबर 1 पर अमित शाह हैं, जिनको आप मोदी का चाणक्य कह सकते हैं, उनको मोदी की आप छाया भी कह सकते हैं। नंबर 2 पर अजीत डोवाल हैं, और अजीत डोवाल को आप कह सकते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं कि मोदी की आंख और कान है, इंपॉर्टेंट आदमी है। नंबर 3 पर आप एस जयशंकर, जो लेज़र आइज़ वाले एस जयशंकर हैं। आप कह सकते हैं कि विदेश का सारा जो खेल है, जो सारा तमाशा है, ट्रंप से लेकर शी जिनपिंग या पुतिन से लेकर बाकी लोगों तक, उसकी जिम्मेदारी, उसका काम मिस्टर जयशंकर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ क्लेरिफाई करूँगा कि ये जो 2 और 3 नंबर पे लोग हैं, इनको नंबर 1 से यानी अमित शाह से कंपेयर मत करिए। अमित शाह हैं। अब सवाल है कि मोदी जी की सरकार कमज़ोर हो रही है और मोदी डूब रहे हैं, तो क्या मोदी के जो 3 जनरल हैं ये भी जिम्मेदार हैं? इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तह तक जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले ये ज़रा जान लें, 2 सेकंड मुझे दीजिए कि ये जो 3 जनरल्स हैं इनको मोदी ने काम क्या दिया है। शुरुआत अमित शाह से करते हैं। अब अमित शाह के पास कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन नंबर 1 जिम्मेदारी है चुनाव, इलेक्शन के वो मास्टर, जिसे लोग चाणक्य भी कहते हैं। और कितने ताकतवर हैं अमित शाह, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो भी अमित शाह के ही अधिकारी थे एक समय पे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चुनाव के अलावा सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एनडीए में जो बाकी पार्टी हैं उनको कितनी सीट देनी है, वो भी वही देखते हैं। आप कह सकते हैं कि मोदी के बिहाफ पे जो राज्य सरकारें हैं, किसको कितनी चाबी भरनी है, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हों या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस, ये भी जिम्मेदारी मिस्टर शाह की है। और सबसे बड़ी चीज़, संसद को अमित शाह चलाते हैं। और शायद इसीलिए आजकल मिस्टर मोदी संसद, चाहे सत्र चल रहा हो, जाते नहीं हैं। 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए उनका एक गेस्ट अपीयरेंस रहता है, क्योंकि सारा खेल अमित शाह के हाथ में, संसद का, लोकसभा राज्यसभा का। और जो बिल पास होते हैं उसका काम भी, जिम्मेदारी भी अमित शाह के हाथ में। ये तो मैंने कुछ जिम्मेदारियां बताई, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आदमी कितना ताकतवर है मोदी के बाद। नंबर 2, अजीत डोवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, मोदी जी के दफ्तर में ही बैठते हैं, मोदी जी के सबसे करीबी हैं, आंख और कान हैं। जितने बड़े ऑपरेशंस होते हैं, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या हिंदुस्तान में कोई ऑपरेशन होना, यहाँ तक कि ईडी का भी ऑपरेशन होना है, बिना डोवाल के पत्ता नहीं हिलता। सब कुछ मोदी जी के बिहाफ पर एग्जीक्यूट डोवाल करते हैं। और डोवाल के हाथ में जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स आप कह सकते हैं, बात मानते हैं मिस्टर डोवाल की। अब नंबर 3 पर एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर पहले विदेश सचिव थे मोदी जी के, उसके बाद ये विदेश मंत्री हो गए। आप कह सकते हैं कि ट्रंप से जो डील करनी है, या पुतिन से, रूस के जो राष्ट्रपति, उनसे कोई डील करनी है, या फिर ईरान और इजराइल के युद्ध को कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना है, या फिर शी जिनपिंग से कोई
अपॉइंटमेंट लेना है, या आप यूं कह सकते हैं मोदी जी के जो दौरे लगते हैं विदेश भर में, या विश्व गुरु का जो डंका बज रहा है, उसके पीछे का जो सारा खेल है वो जयशंकर साहब के हाथ में है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर मोदी जी की सरकार दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है, खासकर साल भर में जिस तरह से मोदी एक अल्पमत की सरकार को चला रहे हैं, और अगर मोदी का सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है, चारों खाने चित होने की स्थिति में आ रहा है, तो फिर इसके जिम्मेदार क्या ये 3 जनरल हैं? क्या इसके जिम्मेदार अमित शाह हैं, जो सरकार भी देख रहे हैं मोदी के बिहाफ पर, संसद भी चला रहे हैं, चुनाव भी करा रहे हैं? अमित शाह हैं, या ये बाकी के ये 2 लोग हैं, या फिर मोदी खुद जिम्मेदार हैं? मोदी खुद जिम्मेदार हैं जो इस सिस्टम कोलैप्स हो रहा है देश का। और सवाल ये भी है कि अगर मोदी जी की सरकार कमज़ोर होती चली जा रही है, सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, तो ये सरकार कितने दिन और चलेगी? इस सरकार का भविष्य क्या है, कितने साल और ऐसी स्थिति में नायडू बाबू जिनकी सबसे मजबूत बैसाखी है, गारंटी है जिनकी, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में, बेहतर स्थिति में, नायडू बाबू क्या आगे चलकर कोई खेल कर सकते हैं? आज नहीं, कल नहीं, आगे चलकर क्या नायडू बाबू खेल कर सकते हैं? सबसे बड़ी दुखती रग बनने जा रहे हैं मिस्टर मोदी की, डोमेस्टिक लेवल पे मिस्टर नायडू, और अगर फॉरेन पॉलिसी में देखें तो मिस्टर ट्रम्प। क्या नायडू खेल कर सकते हैं? बिग क्वेश्चन है ये। और इसीलिए आज मैंने श्रवण कुमार गर्ग साहब को फिर से बुलाया। गर्ग साहब को इसलिए बुलाया क्योंकि मोदी की सरकार पर आज से नहीं, बरसों से रिसर्च कर रहे हैं। गुजरात में भी रहे संपादक के पद पर, आज भी वो, मैं कह सकता हूं कि इस देश में अगर कोई बेखौफ संपादक है, एडिटर लेवल का आदमी कोई है जिसके पास 50-55 बरस का तजुर्बा हो, तो गर्ग साहब ही हैं। गर्ग साहब को जरा इत्मीनान से सुनिए, गौर से सुनिए, इनके एक एक लफ्ज पर ध्यान दीजिए, तस्वीर साफ होगी। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। गर्ग साहब, आप तो सरकार की स्थिति भी देख रहे हैं, भीतर से देख रहे हैं, क्या मोदी खुद जिम्मेदार हैं, या मोदी के जो 3 जनरल हैं, मिस्टर शाह, मिस्टर जयशंकर, मिस्टर अजीत डोभाल, इनकी भी कुछ जिम्मेदारी है डुबोने में, संकट खड़ा करने में? मेरा ऐसा मानना है कि मोदी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी एक कलेक्टिव लीडरशिप में कभी यकीन नहीं करते। सामूहिक नेतृत्व कभी उनके साथ प्रकट नहीं हुआ। उनकी 2 खूबियां रही है गुजरात में भी और यहाँ भी, कि वो पॉलिटिशियंस पर उनका ज्यादा यकीन नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी पर वो ज्यादा यकीन किया उन्होंने, गुजरात में भी और यहाँ भी। और अगर उनके आप पूरी कोठरी को देखें कैबिनेट में, तो उनके यकीन का कोई आदमी नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। मतलब मोदी जी भरोसा नहीं करते हैं किसी पर, पॉलिटिशियंस पर। तो इसलिए क्या पूरा मामला केवल मोदी जी और अमित शाह के बीच का रहता है, हमेशा हर चीज में। गुजरात में भी उन दोनों के बीच का रहता था, यहाँ भी दोनों के बीच का है। मैं जयशंकर जी को और ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानूंगा। कारण ये कि फॉरेन पॉलिसी के बेसिक डिसीजंस, और जब से वो सत्ता में आए, जब सुषमा स्वराज जी भी थी, तब मोदी जी ही गाइड करते रहे। मतलब उसमें जयशंकर जी की भूमिका एक सलाह की रही हो, या असिस्टेंस की रही हो, या ब्यूरोक्रेट के तौर पर रही हो, ये जो पूरा फेल्यूर आपको नजर जो आता है, ये बेसिकली मोदी जी का फेल्यूर है। और उन्होंने जो अपनी विश्व गुरु की छवि बनाने की कोशिश की, वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई। मतलब हालांकि वो कोलैप्स होने में बहुत टाइम लग गया, मतलब वो काफी पहले हो जाती, पर वो हर चुनाव के टाइम कुछ न कुछ टोटके ऐसे आजमाते रहे हर संकट के समय, कि वो फिर से इमर्ज हो जाते थे। इस बार क्या हुआ कि उनके टोटके काम नहीं आए, और पहलगाम ने और ऑपरेशन सिंदूर ने उसमें बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाया, उनकी छवि को। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो रही उनकी छवि को ध्वस्त करने में, वो राष्ट्रपति ट्रंप की रही। मतलब अगर आप देखें जी, कि सबसे ज्यादा डैमेज किस चीज से हुआ, वो
उन्होंने जो 30 बार बोल दिया, आप तो बहुत नाराज हो गए ट्रम्प जो दिखता है। जी अगर एक्सेप्ट कर लेते प्रधानमंत्री या सरकार कर लेते कि हाँ उन्होंने, अमेरिका ने मीडिएट किया और हमने सीज फायर को स्वीकार कर लिया, जिस आदमी पर मोदी जी का सबसे ज्यादा भरोसा था दुनिया में, उस आदमी ने मोदी जी को सबसे जी वो कर दिया, परास्त कर दिया कि आप जी कुछ नहीं है, मतलब आपकी इकोनॉमी भी डेड है और आप भी विश्व गुरु नहीं है। ये जी। बड़ा ब्लो है मोदी जी की पूरी 11 साल के अचीवमेंट पर। सबसे बड़ा धक्का ये है कि ट्रम्प कह रहा है आपकी इकोनॉमी डेड है, आप जी दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बता रहे हैं सबसे बड़ी, ट्रम्प कह जी। रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी डेड है। मेरा जो सवाल है, देखिए आपने कहा कि सिस्टम मोदी का जो है कोलैप्स कर रहा है। मोदी का जो सिस्टम जो उन्होंने 11 साल में बनाया, या जो गुजरात का मॉडल वो 2014 में भारत में लेके आए, वो ध्वस्त हो रहा है। इस सिस्टम में अगर हम देखें तो अमित शाह एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी के बाद डोवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या उन्होंने अमित शाह को पूरी ताकत नहीं दी? मोदी पूरी ताकत नहीं देते, पूरी पावर्स डेलीगेट नहीं करते, आधी अधूरी ताकत देते हैं, तो आपको लगता है अमित शाह भी सही फैसले नहीं ले पाते, उनसे भी गलती हो जाती है? मोदी जी अमित शाह क्या? जी अमित शाह के पास पूरी ताकत है, मोदी जी से ज्यादा ताकत है, क्योंकि ओह मोदी जी देश में रहते ही नहीं है, वो देश को अमित शाह चला रहे हैं। और आप देखें कि एक के बाद एक फेल्योर जो है, अब पुलवामा का जो सबसे बड़ा फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर, जिसको लेकर बहुत ज्यादा बातें हुई, उसको विपक्ष की ताकत नहीं थी 2019 में कि वो उसको उस तरह से प्रेजेंट करता संसद में, क्योंकि आपने देखा कि जो पिछली संसद थी 2014 से 19 वाली, उसमें विपक्ष बहुत कमजोर था, तो उसको वो कर नहीं पाया, विपक्ष नहीं उठा पाया। मोदी जी हावी हो गए 2019 के चुनाव के बाद पूरी पार्लियामेंट। हुआ क्या, ऑपरेशन ये जो पूरा पहलगाम हुआ, इसने सबसे बड़ा प्रहार जो किया वो अमित शाह पर किया। और पार्लियामेंट की अगर पूरी प्रोसीडिंग्स आप देखें, जो विपक्ष ने हमला किया जी उसमें सवाल ये पूछा गया है, आप ये बताइए कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी पहलगाम में? वहां जब इतने सुरक्षा के इंतजाम हैं, पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। पूरे कश्मीर में सुरक्षा के इंतजाम हैं, तो 1500 लोग या 1000 लोग या 2000 लोग वहां थे, वो किसके भरोसे थे और ये फेल्यूर कैसे हुआ? पहला। दूसरा ये कि इंटेलिजेंस, जबकि मतलब जो सवाल पूछा गया कि जो सुरक्षा का मामला है वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं, केंद्र के पास है, पुलिस और सिक्योरिटी का मामला, तो इसकी जिम्मेदारी तो अमित शाह की बनती है। और प्रियंका गांधी ने जो मांग की कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और पहलगाम के उसमें उनसे पुलवामा का भी हिसाब पूछा गया कि आप बताइए, जी अखिलेश ने पूछा, बताइए आप कि आज तक आप ये नहीं क्यों नहीं बता पाए कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया था? इस समय सबसे ज्यादा अटैक पर जो आए हैं वो मोदी नहीं आए हैं, अमित शाह। शाह। तो जी, तो जो मोदी की जो कमजोरी व्यक्त हुई है वो ये हुई कि अमित शाह के कारण मोदी जी को बहुत सारी चीजें सुनना पड़ी। जयशंकर के कारण जो सुनना पड़ी वो ये कि इस पूरी क्राइसिस में अगर वो, उनके पैर जमीन पे ही नहीं टिकते हैं जयशंकर के, वो लगातार इधर से उधर घूमते हैं और अमेरिका और चीन में रह चुके हैं वो, तो हमारे साथ कोई भी मुल्क खड़ा क्यों नहीं? जो दूसरा आरोप लगा पार्लियामेंट विपक्ष का जो आरोप है, एक भी देश आपके साथ खड़ा क्यों नहीं? तो फॉरेन पॉलिसी के मामले में पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन मोदी जी ने अपने हाथ में कर रखा था। तो जयशंकर के जो हाथ, आप मानते हैं कि क्या वो इंडिपेंडेंटली चीजों को टैकल करने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट्स में नहीं होती है, वो जी केवल पॉलिटिशियन कर सकता है। तो इसलिए ये, और पूरी सरकार इस समय या 11 साल से केवल 4 लोग चला रहे हैं, 3 लोग चला रहे हैं, मोदी, अमित शाह और डोवाल साहब। जी हाँ, डोवाल साहब पे आ रहा था मैं, और मेरा जी सवाल ये था गर्ग साहब
ठीक है, बट डोवाल साहब एक टाइम पे उनको लोग कहते थे साहब जेम्स बॉन्ड हैं, भेष बदल के पाकिस्तान में रहे और इन्होंने बड़े आतंकवादियों से मुकाबला किया। ठीक है, मान लिया, लेकिन 80 साल की उम्र है साहब। अब कोई अगर आप जासूस, भाई जेम्स बॉन्ड भी जो पिक्चर में आता है वो हीरो कम से कम 40-45 साल का होता है। 80 साल का जेम्स बॉन्ड तो हमने नहीं देखा, नंबर एक। नंबर दो, कि अगर आपने डोवाल को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया, सारी ताकत दे दी, तो ऐसा तो नहीं है कि उन एहसानों से डोवाल साहब दबे हुए हैं और चापलूसी करने लगे। और जो चापलूस होता है, आपको लगता है वो सही राय नहीं देता, डर के मारे वही बोलते हैं लोग जो मोदी जी को पसंद है। इस तरह का कुछ लग रहा है कि डोवाल भी फेल कर रहे हैं। डोभाल तो फेल हुए हैं, और पर उसमें दिक्कत क्या है कि क्या मोदी जी इस स्थिति में है कि डोभाल को हटा सकें? नहीं, क्यों नहीं हटा सकते? क्या कुछ दुखती रगे हैं या उनके बहुत से सीक्रेट पता है? हो सकता है कि बहुत सारी चीजें डोभाल के पास हों। दूसरा ये कि उन मोदी जी के पास किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है आज की तारीख में। ओके। मोदी जी मोदी जी किसी को मतलब चाहें कि इनको बदल दें तो जयशंकर की जगह किसको रखेंगे? उनके पास कौन है जिसको रख सकते हैं? लोग नहीं है उनके पास। अरे, अमित शाह की जगह किसको बनाएंगे होम मिनिस्टर, ये बताइए। मोदी जी जो है जिस तरह का काम करते रहे हैं, वो फ्लॉप हो गया, पूरा का पूरा मामला एक्सपोज हो गया है। और अब वो, मुझे नहीं लगता कि वो लंबे समय तक जो लोग हैं उनके साथ चला पाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा में जिस तरह से उनको आक्रमण हुए, और राज्यसभा में तो प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं दिखे जी। कि वो जवाब दें चीजों। और राजनाथ सिंह बहुत ही अ, जिसको कहना चाहिए कि बहुत ही पुअर शो, जिसका कहना चाहिए कि वो एक डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर रहा। तो ये जो आपका मूल सवाल है वो ये, उसका जवाब ये है कि ये पूरा क्रिएशन मोदी जी का था, और इसका जो इसके जो जिम्मेदार हैं वो भी मोदी जी हैं। वो मेरे ख्याल से वो उनको जो लगता था कि वो इसी तरह चला लेंगे, पर वो चल नहीं पाया। ये जो बड़ी घटना हुई है पहलगाम, ये पहलगाम बहुत टर्निंग पॉइंट है जी। मोदी जी का या भारत की राजनीति का, जिसमें सरकार जवाब नहीं दे पाई, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। हालांकि बहुत संक्षिप्त सत्र है, तो अब ये जी। आगे कैसे ले जाएंगे, ये बड़ा सवाल है जी। लेकिन एक चीज अगर साहब थोड़ा सा, मैं आपकी बात से कोई समझ नहीं पा रहा हूं, या मुझे लगता है कि वो बात अभी सामने नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ही जिम्मेदार हैं, ये जो तीन तीन मूर्तियां हैं या तीन जनरल हैं ये जिम्मेदार नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं भाई, अगर कोई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का कोई वित्त मंत्री है, कोई उनका गृह मंत्री, अब कुछ गड़बड़ हो रही है, अगर कोई घोटाला हो रहा है, तो भाई वित्त मंत्री की ही गर्दन पकड़ी जाती है या गृह मंत्री की गर्दन पकड़ी जाती है, उनसे इस्तीफा मांगा जाता है। आप इन तीनों की गलती क्यों नहीं इतनी मान रहे? आप मोदी जी की ज्यादा गलती क्यों मान रहे? क्या मोदी जी कुछ दूसरे किस्म के प्रधानमंत्री हैं? नहीं नहीं, मैं गलती मान रहा हूँ। ये मोदी जी में हिम्मत नहीं है कि इनके इस्तीफे ले सके। ओह। मोदी जी में हिम्मत नहीं है कि इनका रिप्लेसमेंट कर सके। नहीं, मोदी ऐसा जी क्यों के है पास सर? कोई मोदी जी के पास कोई लोग ही नहीं, किसको बनाएंगे? इनकी नहीं, गलती गडकरी हो। हैं, गडकरी सुनते हैं बहुत अच्छे हैं, गडकरी परफॉर्म करते हैं, आपने कभी राजनाथ सुना कि एक्सपीरियंस है। आपने सुना कभी कि गडकरी से उनकी कोई बात भी हुई हो, 10 मिनट भी बात हुई हो, या आपने कभी उनका कोई फोटो देखा हो? अभी तो जो एक फोटो मैंने देखा, एक वीडियो देखा, जिसमें प्रधानमंत्री के सामने पार्लियामेंट में, लोकसभा में उनके मंत्री आके हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने खड़े होकर, और गडकरी पीछे खड़े हैं, उन्होंने हाथ भी नहीं जोड़े। हाँ। हाँ, गडकरी की गडकरी ने कोई हाथ पीछे फोटो। कर रखे हैं। अमित शाह हाथ तो जोड़ रहे हैं, राजनाथ हाथ जोड़ रहे हैं, सामने और भी मंत्री हाथ जोड़ रहे हैं जी। और उनकी कम्युनिकेशन पहली गैप चीज। लगता है आप में, गडकरी में नहीं और नहीं, मोदी में? कमीशन कमीशन कम्युनिकेशन गैप नहीं है। गडकरी बेसिकली संघ के आदमी माने जाते हैं। तो मोदी जी की जो संघ के साथ इक्वेशन रही है, मोदी जी, गडकरी नागपुर के हैं और संघ के नजदीक हैं, और वो सरकार पर इनडायरेक्टली प्रहार भी करते रहते हैं, हमले करते रहते हैं। तो इसलिए गडकरी जी का, तो मैं आपसे जो मैंने सवाल पूछा कि आप मुझे कोई एक व्यक्ति बताइए जो रिप्लेस कर सके। जी। नहीं, क्योंकि जैसे वही
अगर गृह कोई मंत्री नहीं है है। तो योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्री बनाने की बात आप हो रही बताइए, आप थी। बताइए, जो चर्चाएं चल रही है कि योगी को हटाना चाहते हैं, योगी पावरफुल हो गए हैं, योगी कॉम्पिटिटर हैं, योगी को संघ का बैकिंग है, योगी चुनौती दे रहे हैं मोदी जी को हिंदुत्व के मामले पर। और अभी जो चर्चाएं थी संसद, अब ये ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के पहले तक, उसमें तो ये था कि योगी को हटाना जी चाहते हैं। मतलब वहां आनंदी बहन को बिठाया क्यों, जो गुजरात जी में इनके साथ मंत्री थे, राज्यपाल करके जो उनको बिठाया है। जी तो हाँ ये डायनेमिक्स जो है वो मोदी जी के पूरे एक्सपोज हो गए हैं। मतलब मोदी जी जी सबसे कमजोर साबित हुए हैं इसमें पूरे मामले में। और जी। जाएंगे तो केवल ये दो जाएंगे। जी। मैं अंतिम सवाल पर आ रहा हूँ। आपने कहा कि मोदी की गलती है, मोदी ही जिम्मेदार हैं, लेकिन आपने ये भी कहा कि ये तीनों लोग भी जिम्मेदार हैं, अमित शाह भी जिम्मेदार हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, और डोवाल भी जिम्मेदार हैं। लेकिन मोदी जी आज की तारीख में अगर वो उनको लग भी रहा है कि उनके जनरल फेल हो रहे हैं, इस्तीफा लेने की स्थिति में नहीं, क्योंकि मोदी जी के पास उनका कोई सब्स्टिट्यूट विकल्प नहीं है। ये कह रहे हैं गर्ग साहब। गर्ग साहब, अंतिम सवाल मैं कह रहा हूं कि अगर आप मान रहे हैं कि ये तीनों फेल हो रहे हैं, इनके ट्रम्प के कार्ड फेल हो रहे हैं, मोदी फेल हो रहे हैं, तो ये फेल होती हुई सरकार, आपको इसका भविष्य क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। बहुत खराब भविष्य है, ये चल नहीं पाएगी। और इसको, जैसे गाड़ी चढ़ाई पर है और पंक्चर हो गई है, ओह। उसका पहिया पंक्चर हो गया है। उतार पर पंक्चर हो तो बहुत धक्के देने की जरूरत नहीं पड़ती, चढ़ती हुई गाड़ी पंक्चर हो जाए तो पीछे से जो धक्का देना पड़ता है। जी अब जो 4 साल की यात्रा है, 3 साल की, इनको गाड़ी को पीछे से धक्का देना है, और इनके पास धक्के देने वाले लोग नहीं है। ओ माय इसलिए गॉड। ये सरकार चल नहीं पाएगी। ये सरकार कोलैप्स हो गई है, वेंटिलेटर पर है, सपोर्ट पर है, बैसाखियों पर है, और वो बैसाखियां कभी भी हाथ से फिसल सकती है। हाँ मोदी सर। जी का करिश्मा, उनका चमत्कार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम ने तो उसको एक्सपोज किया है, उसकी वीकनेसेस को, कि भाई आप कोलैप्स हो चुके थे, हम एक्सपोज कर रहे हैं। इसलिए कोई ये नई चीज नहीं हुई है, ये पुलवामा में ही हो जाते, इतनी बड़ी जी घटना गलवान में हो जाते। 2020 पुलवामा में नहीं हुए, 2019 में गलवान में 2020 में हो जाते, तब भी नहीं हुए। जी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं पूछ लूं इसी में, आखिरी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन, कि अगर आपको लगता है कि ये सरकार वेंटिलेटर पे है, इसका कोई भविष्य नहीं है, बैसाखियों पर है, तो क्या जो बैसाखियां हैं, मतलब नीतीश कुमार तो खैर नवंबर में उनका अध्याय खत्म हो रहा है चुनाव के बाद, उनकी सेहत को देख के हम दोनों, आप भी सहमत होंगे कि बहुत ज्यादा भविष्य नहीं है। लेकिन नायडू बाबू तो अभी तंदुरुस्त भी हैं, सरकार भी उनकी सेहतमंद है। क्या आपको लगता है कि अगर ये सरकार वीक हुई, बिहार हाथ से निकला, बंगाल निकला, 2027 में यूपी निकल गया, स्थिति बहुत खराब हुई, तो नायडू बाबू क्या पुनर्विचार कर सकते हैं 100%, समर्थन देने पर? 100%। नायडू बाबू को सिर्फ अपनी सत्ता बचाना है, अपने खिलाफ जो आरोप हैं उनसे बचना है। उनको सरकार, राज्य के लिए पैसे चाहिए, तो इसलिए नायडू बाबू इस तरह के वेंचर्स करते रहे पूर्व में भी। उनकी लॉयल्टी किसी विचारधारा के प्रति रही नहीं, कभी भी नहीं रही। तो इसलिए नायडू बाबू कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा, इस सरकार के पास अब कुछ दम नहीं बचा है खड़े रहने के लिए। और वो इसके बॉडी लैंग्वेज में इस पूरे पार्लियामेंट के सेशन में नजर आ गया। जी प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज में, पूरे सरकार की बॉडी लैंग्वेज, इस तरह से गुस्सा कर रहे हैं ये लोग विपक्ष पर, वो नजर आ गया कि ये चलेगी सरकार तो भी बहुत इनको तानाशाही तरीके से चलाना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चला पाएंगे। क्योंकि विपक्ष इस समय, राहुल गांधी बहुत ही आक्रामक मूड में है। जी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस तरह से चलाना चाहते। अभी 5 तारीख को वो जो एक्सपोज करने वाले हैं, जो उन्होंने कहा है, इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करने वाले हैं, उसकी जो मतदाता जी सूचियों में जो वो बताने वाले जी हैं, कर्नाटक से लगा के अभी तक का बताने वाले हैं। आप जी। देखिएगा क्या होता है। झटका हो। बहुत बड़ा झटका बड़ी जी।
बड़ी बात श्रवण गर्ग साहब ने कही, 2-3 बातें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं गर्ग साहब ने। नंबर 1 ये कह रहे हैं कि भई ये जो 3 जनरल्स हैं, चाहे वो डोभाल हों या अमित शाह हों या एस जयशंकर विदेश मंत्री हों, जिनको मोदी ने काफ़ी पावर डेलीगेट कर रखी है। अगर ये फेल भी हो रहे हैं और मोदी को एहसास है कि ये काम नहीं कर पा रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे, तब भी मोदी इनको बदल नहीं सकते। जहां तक अमित शाह की बात है, अमित शाह का अगर कोई फेलियर है तो वो मोदी का फेलियर माना जाएगा, तो मोदी खुद को रिप्लेस करेंगे नहीं। दूसरी बड़ी बात इन्होंने कही कि ये जो सरकार है एक तरह से वेंटिलेटर पर है। ये सरकार जो है अब इसका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं दिखता है। और तीसरी बड़ी बात, अगर ये सरकार ऐसे ही लड़खड़ाती गई, डगमगाती गई, तो नायडू बाबू जो है किसी भी समय या अनुकूल समय पर अपनी बैसाखी खींच सकते हैं, क्योंकि उनकी लॉयल्टी मोदी के साथ नहीं है, उनकी लॉयल्टी आंध्र प्रदेश में अपने वोट बैंक के साथ है, अपनी सत्ता के साथ है, ये वो कह रहे हैं। बहरहाल चुनौतीपूर्ण वक्त है। और एक जो लास्ट बात इन्होंने कही क्रक्स, कि मोदी स्वयं इसके जिम्मेदार हैं इन स्थितियों के। गर्ग साहब आप आए, आपने शॉर्ट नोटिस पर हमारे सामने सच रखा और बड़े बेखौफ तरीके से रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।